मित्रों नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरसीआई द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि देख रहे हैं, आज का प्रकरण है काव्य भेद। अभी काव्य शास्त्र की वीडियो पढ़ रहे थे तो काव्य भेद के अंतर्गत भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे पृथ्वीराज रासो क्या है। अब ऑप्शन में दे दिया जाए मुक्तक काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, तो आपका उत्तर क्या होगा? महाकाव्य है और प्रबंध काव्य महाकाव्य का भेद है। महाकाव्य प्रबंध काव्य का भेद है, तो अब दोनों ऑप्शन दिए तो उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक, उत्तर आपका होगा प्रबंध काव्य, क्योंकि महाकाव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है निबंध में लिखते हैं, कविता की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो काव्य के दो भेद हैं, पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। आप देखते होंगे मैं पहले पीछे लिख लेता हूँ। इसका एक ही कारण है, एक ही प्रयोजन है कि समय आपका बचे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें। समय भी बचे, मोबाइल में आपका डाटा भी बचे, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ में अधिक से अधिक ज्ञान आपको मिल सके, तो इसलिए पहले से लिख लेते हैं। अन्यथा साथ साथ लिखते चलें, समझाते चलें तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। अब देखिए, काव्य के प्रमुख दो भेद हैं। प्रबंध काव्य का मुख्य तत्व कथा का सुनिश्चित क्रम और उसकी भावपूर्ण व्यंजना है। कथा का सुनिश्चित क्रम हो, एक सीक्वेंस से कथा चलती आ रही हो, आद्योपांत निरूपण हो किसी नायक का, जन्म से लेकर के और पूरे जीवन के कार्यकलापों का, तथा कथा विषय किसी महान चरित नायक का हो सकता है और लघु चरित नायक का भी, क्योंकि इसके दो भेद हैं प्रबंध काव्य के, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। तो फिर इसी प्रकार कथा विषय संपूर्ण जीवन कर्म का हो सकता है, संपूर्ण जीवन कर्म का भी हो सकता है और जीवन के किसी एक प्रमुख भाग का भी, ये देखिए जीवन के किसी विशिष्ट भाग का भी। अतः कथा विषय और आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। अब महाकाव्य में क्या है उसके लक्षण, महाकाव्य किसे कहेंगे, उसके कुछ प्रमुख लक्षण दिए गए हैं कि अगर ये चीजें विद्यमान है किसी काव्य में तो वह महाकाव्य की श्रेणी में आएगा। पहला है सर्गबद्धता, एक सर्ग दूसरे से जुड़ा हो, एक कथा का जो क्रम है वो चलता हुआ नजर आए। दूसरा है इसी में कम से कम 8 सर्ग हों। अब पूछा जा सकता है रामचरितमानस किस दृष्टिकोण से महाकाव्य नहीं है? देव महाकाव्य की श्रेणी में है, रखा गया है, लेकिन किस दृष्टिकोण से नहीं है? तो इसका आपका उत्तर होगा सर्ग के आधार पर, क्योंकि उसमें कांड कितने हैं? 7 कांड कह लीजिए, सर्ग कह लीजिए, अंक कह लीजिए, एक बात। तो कथा वस्तु का कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। कितने सर्ग? 8 सर्ग, याद रखिए 8। फिर है कथा वस्तु का ऐतिहासिक या कल्पना मिश्रित होना। कथा वस्तु कैसी हो? ऐतिहासिक हो, कोई ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो, या फिर कल्पना मिश्रित हो। फिर है नायक का कुलीन, उदात्त एवं महान गुणों से संयुक्त होना। महाकाव्य का ये भी प्रमुख गुण है। नायक कैसा हो? कुलीन हो, उच्च कुल का, अच्छे कुल का। उदात्त, उसमें उदात्त यानी क्षमा, दया, वीरत्व, तो ये सब गुण हो, महान गुणों से संयुक्त हो। और प्रारंभ में आशीर्वाद वंदना एवं कथा वस्तु का निर्देश होना, ये दिया गया हो। आशीर्वाद के लिए वंदना की गई हो किसी इष्ट की, और कथा वस्तु का निर्देश किया गया हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ। फिर है अगला प्रकृति चित्रण एवं विधि विधानों का चित्रण। प्रकृति का उसमें चित्रण हो, विधि विधानों का उसमें चित्रण हो, महाकाव्य का ये लक्षण है। फिर है इसमें श्रृंगार, वीर, शांत में से कोई एक प्रमुख रस हो।
श्रृंगार, वीर या शांत, तीन प्रमुख रसों में से कोई एक प्रमुख रस हो और साथ साथ अन्य रस भी गौड़ रूप में विद्यमान हो तो वह महाकाव्य है। फिर है नायक का वध और खलनायक की प्रशंसा न की गई हो। अब ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है कि कौन सा लक्षण महाकाव्य का नहीं है, और उसमें दे दिया जाए कि नायक का वध और खलनायक की प्रशंसा की जाए या की गई हो, तो आपका यही उत्तर होगा। नायक का वध और खलनायक की प्रशंसा की जा रही तो महाकाव्य का लक्षण नहीं है, वो महाकाव्य नहीं होगा। फिर है सभी नाट्य संधियों की योजना, क्योंकि यहाँ के जो महाकाव्य जो है वो सब क्या है, नायक की प्रशंसा में लिखे गए हैं, दुखांत नहीं है। नाटक जो दुखांत लिखे जाते हैं पाश्चात्य जगत में, लेकिन अपने यहाँ जो काव्य हो चाहे नाटक हो वह दुखांत की बहुत अच्छी जो है वो नहीं माना जाता है और न उस तरह के लिखे गए हैं। सभी नाट्य संधियों की योजना हो, सभी नाट्य संधियों की योजना हो, एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग हो, चतुर्वर्ग धर्म, चतुर्वर्ग कौन कौन, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन होने पर भी अर्थ निरूपण की प्रधानता हो। अब देखिए कौन कौन इसमें उदाहरण में है। पृथ्वीराज रासो, भी मैंने कहा कि पृथ्वीराज रासो यदि प्रबंध काव्य और महाकाव्य दोनों ऑप्शन में तो आपका उत्तर प्रबंध काव्य होगा। यदि प्रबंध काव्य नहीं है तो महाकाव्य तो है ही। फिर पद्मावत, श्री रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लिखे गए हैं, साकेत, कामायनी, जयशंकर प्रसाद का कामायनी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास है और मैथिली शरण गुप्त का साकेत है। ठीक है। अब खंड काव्य के लक्षण भी देखिए प्रबंध काव्य का दूसरा भेद है खंड काव्य। पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार खंड काव्य भयतु काव्य से एक देशानुसारी च, अर्थात खंड काव्य महाकाव्य का एक देशीय रूप होता है, जो छोटा भाग है। जैसे नाटक और एकांकी होता है, ऐसे ही महाकाव्य जिसमें आद्योपांत कथा होती है, जीवन चरित्र होता है, वहीं खंड काव्य में किसी विशिष्ट समय, नायक के विशिष्ट समय की कथा चित्रित की जाती है। तो देखिए इसके प्रमुख लक्षण क्या है। जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है पहला। दूसरा है रूप व आकार में सीमित होना। इसका रूप खंड काव्य का और आकार क्या होता है, सीमित होता है। तीसरी है कथा की एकात्मक अन्विति होती है, बहुत ज्यादा शाखाएं फैली नहीं होती हैं। कथा, अवान्तर कथा, लघु कथा साथ में उसी में जुड़ी हुई अन्य कथाएं नहीं चलती। एक नायक के एक पक्ष का इस जीवन के चित्रण किया जाता है। फिर निश्चित उद्देश्य की तीव्रगामी परिणत होती। अगला है किसी एक रस की प्रधानता रहती, और इसके उदाहरण है पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का है खंड काव्य, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त का है, और नरोत्तम दास का सुदामा चरित है। तो यह प्रमुख खंड काव्य है। अब आइए प्रबंध काव्य का दूसरा काव्य भेद में जो दूसरा भेद है, पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। यहाँ जो दूसरा पड़ा है यह प्रबंध काव्य का भेद है और यह काव्य का भेद है मुक्तक। पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। तो मुक्तक का अर्थ क्या है, पूर्वापर कथा से संबंध मुक्त होना। पूर्वापर का मतलब पहले की कथा से इसका कोई संबंध नहीं होता है, पहले की कथा से मुक्त होता है। पूर्वापर कथा से संबंध नहीं होता, मुक्तक होता है अलग। प्रबंध में कथा होने से पूर्वापर संबंध रहता है, किंतु मुक्तक का प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। एक छंद का दूसरे छंद से कोई संबंध नहीं होता। फिर मुक्तक वाक्यांतर निरपेक्षो व श्लोक दंडी ने कहा है कि मुक्तक वह काव्य रचना है जो पूर्वापर प्रसंग की अपेक्षा नहीं रखती। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रबंध काव्य को वनस्थली, प्रबंध काव्य को यदि हम वनस्थली की संज्ञा दें, वनस्थली है प्रबंध काव्य, तो मुक्तक एक चुना हुआ